हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में भी हम आपको चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर पहली बार हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। चारों ऑप्शन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते हुए चलना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है, किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिसेफ की मदद से तय किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा और यूनिसेफ की मदद से इस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर 6 बीमारियों डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस, पोलियो, मीजल, क्षय रोग के विरुद्ध रिको द्वारा पूर्णतः नियंत्रण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सन 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना था। तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये किसकी मदद से तय किया गया? तो यूनिसेफ की मदद से। इसका मुख्यालय कहाँ पर, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितनी बीमारियों के लिए संचालित किया गया है? तो 6 बीमारियों के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन कौन सी बीमारी इसमें शामिल है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस, पोलियो, मीजल्स और क्षय रोग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका लक्ष्य कब तक था? तो 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना था। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके, इन्हें आपको नोट करते चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? और हम फ्रेंड्स यहाँ पर चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि बच्चों ने हमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि मैम आप चारों ऑप्शन यहाँ पर मत पढ़ा करें। तो आप जैसे चाहते हैं हम आपको वैसे ही यहाँ पर तैयारी करा देंगे। बस आपको अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पर करते चलना है। हम चाहते हैं कि बस आपका किसी भी तरह से यहाँ पर सिलेक्शन हो और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इनमें से किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित होना अनिवार्य है। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर इसका गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को। किसकी अध्यक्षता में किया गया? जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया है। और ये किसके द्वारा आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य इसमें होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का होना अनिवार्य है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी आप नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, केयर भारत में कार्य कर रही है। तो आपको ऑप्शनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि कब से कार्य कर रही है। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि केयर भारत में कार्य कर रही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, केयर भारत में 1950 से कार्य कर रही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। केयर भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई है। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 से स्थापित हुआ। केयर कार्यक्रम ने 1950 में दिल्ली के जनपद कैनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन से कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो ये कब स्थापित किया था? जून 1949 है। और कब से इसने कार्य प्रारंभ किया? 1950 से। कहाँ से? दिल्ली के जनपद कैनॉट प्लेस के एक छोटे से भवन से प्रारंभ किया। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके लिए कार्य कर रहा है? तो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से ये विकसित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4,
स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन की सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया गया है? आपको चार ऑप्शन को पढ़ना है और आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो महत्वपूर्ण यहाँ पर परिभाषा दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता खाली स्थान है जबकि विद्यालय उपस्थिति खाली स्थान है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागी ऐच्छिक है जबकि विद्यालय में उपस्थिति आवश्यक है। ये आपको नोट करते चलना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना। आपको बताना है कि ये कब बनाया गया था। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम 1990 में बनाया गया था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। ये भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कब गठित किया गया? 1992 में। ये क्या एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आयोग की पहली भी जो प्रमुख थी वह थी जयंती पटनायक। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद में यहाँ पर ललिता कुमार मंगलम को आयोग की प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, परिपक्वता के दौरान फिलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देना है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिपक्वता के दौरान फिलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। तो क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से बैठना और चलना इसका उदाहरण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन खाली स्थान में परिणित होता है। तो आपको बताना है कि ये किस में परिवर्तन होता है। ये आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर देते चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, कोशिका। आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन कोशिका में परिणत होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो कौन सी जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, ये आपको बताते हुए चलना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रौढ़ावस्था जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा है। अर्नेस्ट जोन्स इन्होंने मानव विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और यहाँ पर किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की आयु तक इनके द्वारा बताई गई है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने बताई है। वहीं किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक इनके द्वारा बताई गई है। वहीं यहाँ पर रोज के अनुसार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनके द्वारा इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ शैशवावस्था जिसे इन्होंने 1 से 3 वर्ष तक बताया है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक इनके द्वारा बताई गई है। स्पष्ट है कि जोन्स के अनुसार प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जोन्स के द्वारा 3 बताई गई और रोज के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो इन सभी पॉइंटों का आप नोट करते चलेगा,
क्योंकि एग्जामिनर अगर कहीं से भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार कीजिए कि आप अपना आंसर, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप अपना आंसर अच्छे से यहाँ पर दे पाओ। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है हॉरलॉक, एरिक्सन, कोहलबर्ग या पियाजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते चलेगा, कई एग्जामों में लगातार पूछा गया है। टीजीटी झारखंड 2017, यूजीसी नेट एग्जाम 2013 और टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है तो किसके द्वारा दिया गया, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन के द्वारा किया गया है, तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक में लैंगिक विकास के साथ ही मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उन्होंने ऐसी 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले यहाँ पर अवस्था विश्वास अविश्वास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। स्वतंत्रता, दूसरी अवस्था स्वतंत्रता संदेश की अवस्था जो 3 वर्ष से 4 वर्ष है। वही आत्मबल अपराध भाव की अवस्था 5 से 6 वर्ष। परिश्रमहीनता की अवस्था 7 से 12 वर्ष। महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान भूमिका द्वंद्व अवस्था 13 से 18 वर्ष और घनिष्ठता अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष। वहीं सृजनात्मक निष्क्रियता की अवस्था 36 से 35 वर्ष। ईमानदारी निराशा की अवस्था 55 के ऊपर इनके द्वारा बताई गई है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो ये आप महत्वपूर्ण पॉइंटों को लगाते हुए चलेगा और नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। जैसे भी आप चाहोगे हम ऐसे ही आपको यहाँ पर तैयारी कराते रहेंगे। आपका अगर कोई डाउट है, कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है और अपना आंसर देना है। तो किसके द्वारा दिया गया है? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है वृद्धि से, गर्भाधान से, जन्म से या विकास से। यूपी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है तो कब से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गर्भाधान से व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। आपको 4 ऑप्शनों को पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है, तो कौन सा उपाय होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना गर्भावस्था में अरक्तता से बचाव के उपाय है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, शैशवावस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता। यहाँ पर शैशवावस्था में कौन सा संवेग नहीं होता ये आपको बताना है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चों में जो संवेग नहीं होता वह डर नहीं होता। शैशवावस्था में उत्साह संवेग भी होता है, आनंद भी होता है और क्रोध भी होता है, लेकिन ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया कि यह संवेग नहीं होता है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, आपको ध्यान से पढ़ना है और आप 4 ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किसके द्वारा ये कहा गया है कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, तो आपको बताने की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ग्रोस एवं ग्रेंडल के द्वारा ये कहा गया है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से समूह संपर्क विधि है। आपको बताने की निम्न में से कौन सी समूह संपर्क विधि है। यहाँ पर फोरम, कार्यशाला, वारदात दी गई है, या उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। LT 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें
तो निम्न में से समूह संपर्क विधि है तीनों ही है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। तो कौन कौन से विषय आते हैं आपको बताते चलना है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आहार और पोषण विषय आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसार शिक्षा का आधार है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का आधार है, तो कौन सा इसका आधार है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। प्रसार शिक्षा का जो आधार है वह ग्रामीण जीवन, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण यहाँ पर पूछा गया, आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, इसमें 5 उप विषय परीक्षण है। यहाँ पर परीक्षण है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल और बच्चों को पेंसिल उठाए बिना इन पैटर्नों को खींचना आवश्यक है। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये कब विकसित किया गया था, 1955 में किया गया था। ये भी आप नोट करते चले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। आपको ऑप्शनों को पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। पीजीटी 2005 और टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। उत्तम गृह सज्जा के लिए जो अनिवार्य वह है सौंदर्य बोध, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति की बचत कराता है। टीजीटी झारखंड 2017, GIC प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण आप प्रश्न लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा प्रेशर कुकर। ये उपकरण समय और शक्ति की बचत करता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। निखिल एवं डोर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि निखिल और डोर्सी के अनुसार कौन कौन से मानवीय संसाधन है। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर निखिल और डोर्सी के अनुसार, तो यहाँ पर मानवीय संसाधनों यहाँ पर बताए गए हैं कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निखिल एवं डोर्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय समूह में वर्गीकृत किया है, किंतु उन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। इनके अनुसार साधन इस प्रकार है। मानवीय साधन योग्यताएं, कौशल, अभिवृत्तियां, शक्ति, ज्ञान, कुशलताएं। वही अमानवीय साधन समय, धन और वस्तुएं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा समय को अमानवीय साधन माना गया है, तो ये निखिल डोर्सी के द्वारा माना गया है। इनके द्वारा साधनों को मानवीय और अमानवीय भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर आपको सही से करके आना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, योग्यता कौन सा साधन है। आपको यहाँ पर बताना है कि योग्यता कौन सा साधन होगा। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि योग्यता किस प्रकार का साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। योग्यता मानवीय संसाधन है, तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि यहाँ पर मानवीय और अमानवीय साधन पूछे गए हैं। मानवीय साधन में रुचियाँ, ज्ञान, शक्ति, योग्यता, अभिवृत्ति। वहीं अमानवीय साधन में समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं, ये इसमें अमानवीय साधन के अंतर्गत आएंगी। वहीं इस प्रकार योग्यता मानवीय संसाधन है, तो यहाँ से भी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
नोट ग्रोस एवं क्रुंडल ने समय को मानवीय साधन माना है तथा निकिल एवं डोर्सी ने समय को अमानवीय साधन माना है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे एग्जामिनर ने यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि ग्रोस एवं क्रुंडल ने समय को कैसा साधन माना है, तो मानवीय माना है, वही निकिल एवं डोर्सी ने समय को अमानवीय साधन माना है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके यहाँ पर बन रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं। इन सभी पॉइंटों का आप नोट करते चलेगा क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है, योग्यता और कौशल यह खाली स्थान साधन के उदाहरण है। आपको बताना है कि योग्यता और कौशल किस साधन के उदाहरण है। DSSB PGT 2000 यहाँ पर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताते ही चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, योग्यता और कौशल यह व्यक्तिगत साधन के उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है, तो कौन सा बाधक होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये बाधक होगा थकान। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, खाली स्थान कार्य निष्पादन का व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देते चलना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, कौशल कार्य निष्पादन का व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, कौशल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम और विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसने कहा है। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से निकिल एवं डोर्सी के द्वारा कहा गया है कि कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम और विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये निकिल और डोर्सी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत खाली स्थान पर लागू होता है। तो किसके सिद्धांत पर लागू होता है ये आपको बताना है। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अपरिपक्व जन्म का कारण है। तो आपको बताने की अपरिपक्व जन्म का कारण कौन सा होगा। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विषाक्तता भी इसका कारण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भी इसका कारण है, सिफिलिस भी इसका कारण है और असंतुलित आहार भी इसका कारण है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, इनमें से सभी, ये सभी कारण अपरिपक्व जन्म के कारण है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। आपको यहाँ पर अनुपात बताना है कार्य, श्रम, विश्राम और शयन के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 8:8 का यहाँ पर अनुपात है। तो कार्य, विश्राम और शयन का जो उपयुक्त अनुपात है वह है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 8:8। UP TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, समय मापन इकाई TMU 1 सेकंड का खाली स्थान भाग होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। UP TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि समय मापन इकाई 1 सेकंड का खाली स्थान आपको दिया गया है भाग होता है। तो किसका भाग होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 0.36 भाग होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समय मापक इकाई TMU टाइम मेजरमेंट यूनिट स्टॉप वॉच तकनीकी के द्वारा 1 सेकंड में 0.036 में
6वें भाग तथा 1 मिनट में 0.000133 वे भाग को मापा जा सकता है। इससे समय मापन की माप बिल्कुल सही ढंग से हो जाती है तथा किस कार्य को कितना समय लगा है इसका मापन सबसे उचित ढंग से हो जाता है। एक TMU 1 सेकंड का 0.036 भाग होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, या 1 मिनट का 0.0006 भाग होता है। तो आपसे एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को पूछ ले, आपको यहाँ पर सभी पॉइंटों को नोट करते चलना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। अगर आपको 1 मिनट का यहाँ पर पूछे तो ये भी आप नोट करते चलेगा, और 1 सेकंड का पूछे ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, बाल विवाह निरोधक इनके संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। तो आपको बताने की कौन सी विशेषता है। ये कब के बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष होगी। तो यहाँ पर ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में बना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप महत्वपूर्ण लगाते चलेगा। बाद में सन 1949, 1978 व 2006 में इसमें संशोधन किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और पूछे जा चुके हैं। ये सर्वप्रथम कानून कब बनाया गया? 1929 में बनाया गया, और इसके बाद 49, 78 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। और इसकी आयु कब तक, यहाँ पर लड़कों की कितनी और लड़कियों की, ये भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सभी यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। ये किसने कहा है? यहाँ पर आपको एक परिभाषा दी गई है, आपको बताने की किसके द्वारा दी गई है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर दी गई, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही। ये परिभाषा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी की पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, परिवार के सदस्य द्वारा घरेलू उत्पादन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, तो कौन सा होगा यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन वास्तविक आय है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे कहते हैं। आपको बताना है कि किस परिवार की बात यहाँ पर हो रही है। TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो जहाँ पर एक ही परिवार, यहाँ पर पति पत्नी और वहाँ पर एक मात्र उनके बच्चे मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते और खाना खाते हैं, उसे व्यक्तिगत परिवार या एकाकी परिवार कहते हैं। एकाकी परिवार कहते हैं, यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक परिवर्तन का एक घटक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का एक घटक है, तो कौन सा घटक है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सर्वव्यापी। ये सामाजिक परिवर्तन का एक घटक है, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर भोजन वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है किस पर यहाँ पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भोजन पर। तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर प्रतिशत घटता जाता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, बजट का मुख्य उद्देश्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान लगाना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, गिफ्ट चेक की जो न्यूनतम धनराशि है वह है 11 रुपये। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चेक अपने मित्रों एवं परिजनों को किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। सामान्य रूप से ये चेक 11 रुपये, 21 रुपये तथा 51 रुपये आदि धनराशि के हुआ करते हैं। तो यहाँ से भी आप नोट करते चलिएगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर न्यूनतम जो धनराशि पूछी गई वह है 11 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि के संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो पारिवारिक बचत के विनियोग के मुख्य तथा अधिक लोकप्रिय माध्यम डाकघर तथा बैंक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम भी उपलब्ध है जिन्हें कुछ परिवारों द्वारा निश्चित रूप से अपनाया जाता है, जैसे भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि संबंधित संस्थाओं द्वारा इसमें जमा धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय विकास कार्यों में किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से भी आपका यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। चारों ऑप्शनों का आपको पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। पिछली 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राष्ट्रीय बचत पत्र ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पर जारी किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। यहाँ पर बजट का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर बजट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आज आदर्श बजट ये बजट का प्रकार है, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो आज आदर्श बजट ये बजट का प्रकार होता है, वास्तविक बजट भी होता है और औसत बजट भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा, असंतुलित बजट ये बजट का प्रकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, खाली स्थान योजना को कार्यान्वित करना है, मूल्यांकन, नियंत्रण, आयोजना या अर्जित करना। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, खाली स्थान में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गृह प्रबंध में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया माला को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गृह प्रबंधन कहते हैं। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, खाली स्थान के तहत गतिविधियों को समूहीकृत करना, असाइनिंग करना और संसाधनों का यहाँ पर सही उपयोग करना क्या कहलाता है।
आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, आयोजन। आयोजन के तहत गतिविधियों को यहाँ पर समूहीकृत करना, असिग्न करना और संसाधनों का सही उपयोग करना है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयोजन के तहत गतिविधियों का समूहीकृत करना, असिग्न करना और संसाधनों का सही उपयोग करना आयोजन नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें प्रबंधक एक रूपरेखा बनाता है, उसे कौन सा कार्य कब करना है, इसके द्वारा करना है, कहाँ करना है आदि का निर्धारण करता है। यह एक मार्गदर्शी के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रबंधन विवेकशील निर्णय शक्ति, धैर्य, संप्रेषण, प्रभावी व्यक्तित्व, विशेष का ज्ञान, सामंजस्य बैठाने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण, ज्ञानात्मक आदि विशेष महत्व रखते हैं। तो इसमें क्या क्या महत्व रखते हैं ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें प्रबंधन विवेकशील, निर्णय शक्ति, धैर्यवान, संप्रेषण, प्रभावी व्यक्तित्व, विशेष का ज्ञान, सामंजस्य बैठाने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण, ज्ञानात्मक आदि विशेष महत्व रखते हैं। और यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, रेयन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो किसका प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेयन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो किस रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसे धब्बे छुड़ाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। तो किसका प्रयोग करना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, सिलाई मशीन के आसपास टाँके आने का यहाँ पर असमान टाँके आने का कारण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का क्या कारण है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सिलाई मशीन में अगर असमान टाँके आते हैं तो इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो असमान टाँके आने का कारण है धागा ढीला होना। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर का माप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शरीर का माप लेकर विकसित किया गया पैटर्न कौन सा होगा, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, शरीर का माप लेकर विकसित किया गया पैटर्न ड्राफ्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर का माप लेकर विकसित किया गया पैटर्न ड्राफ्टिंग है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ड्राफ्टिंग। वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने के पूर्व उसका खाका बना लेना ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग कहलाता है। यह प्रक्रिया कागज पर की जाती है। ड्राफ्टिंग बनाने के महत्वपूर्ण उपकरण है। तो कौन कौन से उपकरण है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपका कैंची, भूरा कागज, नापने का फीता, दर्जी का चौकोर और यहाँ पर रूलर पटरी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2005 में। आपको बताना है कि पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है द्रवित कताई के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिमवें क्वेश्चन की ओर। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धागे की संख्या होती है 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अधिक ऐंठन युक्त धागा, इसमें अधिक ऐंठन 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऐंठन देने हेतु इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। रेसे लंबे हो या छोटे, इन्हें ऐंठन देकर वे बांटकर ही धागा निर्माण किया जाता है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेसों में आपस में सटाकर बांधना है। इससे उनके खुले सिरे आपस में लिपटकर अदृश्य हो जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 7 से 12।
तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।